जब टीचर कोई टेस्ट बनाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स का ख्याल रखा जाता है ताकि टेस्ट से डिज़ायरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकें। इन फैक्टर्स में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एडिकेसी और यूजिबिलिटी वगैरह शामिल हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी दरअसल कंसिस्टेंसी है, यानी आप सेम टेस्ट को सेम स्टूडेंट्स पर रिपीट करें तो सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। जितने ज़्यादा रिजल्ट सिमिलर होंगे टेस्ट उतना ही रिलायबल होगा। अगर रिजल्ट्स वेरी करें तो टेस्ट उतना ही अनरिलायबल होगा। मिसाल के तौर पर आपका कोई फ्रेंड है और आप उसे कोई काम कहते हैं। कभी कभी तो वो आपका काम करता है और कभी कभी वो आपका काम नहीं करता। तो ऐसे फ्रेंड को आप अनरिलायबल फ्रेंड कहते हैं। इसी तरह टेस्ट अगर उन्हीं स्टूडेंट्स पर आप रिपीट करें और रिजल्ट सिमिलर आए तो टेस्ट रिलायबल होगा। रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड और इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर वगैरह शामिल हैं। आइए सबसे पहले टेस्ट रीटेस्ट मेथड को देखते हैं। एक टेस्ट आप सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर कुछ इंटरवल के बाद दोबारा लेते हैं। ये टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है। ये टाइम इंटरवल चंद मिनट से लेकर कई सालों तक हो सकता है। टेस्ट की कंसिस्टेंसी हम लार्ज कोरिलेशन कोएफिशिएंट से चेक करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है जो कि दो वेरिएबल के दरमियान होता है और ये 0 और 1 के दरमियान वेरी करता है। अगर 1 हो तो इसका मतलब होता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप, यानी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं दूसरे टेस्ट के बाद। अगर 0 हो तो मतलब होता है कि रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल के दरमियान। जनरली 0.8 और 0.9 के कोरिलेशन को गुड कोरिलेशन तस्वर किया जाता है। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो टाइम इंटरवल दो टेस्ट के दरमियान है उसे कैसे डिसाइड करेंगे, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा हो और सालों बाद आप दोबारा टेस्ट कंडक्ट करें तो स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुकी होती है और टाइम इंटरवल में लर्निंग और अनलर्निंग हो चुकी होती है। ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद ये मेथड सूटेबल नहीं रहता। जनरली जितना ज़्यादा टाइम इंटरवल होगा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट उतना ही स्मॉलर होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। इसे पैरेलल फॉर्म मेथड या अल्टरनेट फॉर्म भी कहते हैं। टेस्ट रीटेस्ट मेथड के सबसे बड़ा मसला टाइम इंटरवल था। उसको सॉल्व करने के लिए हम इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड में हम एक जैसे तो नहीं बल्कि हर मुमकिन हद तक मिलते जुलते दो टेस्ट तैयार करते हैं। टेस्ट आइटम्स की तादाद भी सेम रखी जाती है। हर आइटम का डिफ़िकल्टी लेवल भी आलमोस्ट सेम रखा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि हर एस्पेक्ट से, यानी हर लिहाज से टेस्ट एक जैसे बनाए जाते हैं। ये दोनों टेस्ट भी आप थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम इंटरवल के बाद कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी रिलायबिलिटी मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो टाइम इंटरवल थोड़ा ज़्यादा कर लें। बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, तो इनकी रिलायबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड है हमारे पास स्प्लिट हाफ मेथड। समटाइम्स दो टेस्ट कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम एक ही टेस्ट तैयार करते हैं और उसे दो पोर्शन, दो पार्ट्स या दो सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनकी मार्किंग भी अलग से करते हैं। आप इसको इवन और ऑड आइटम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप इनको वैसे डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद और फिर मार्किंग करने के बाद आप दो सेट्स के दरमियान कोरिलेशन चेक करते हैं। अगर दोनों हाफ्स एक जैसे हों तो दोनों का कोरिलेशन भी हाई होगा। इसे चेक करने के लिए आप स्पीरमैन ब्राउन प्रॉक्सी फार्मूला यूज़ करते हैं। स्पीरमैन ब्राउन प्रॉक्सी फार्मूला है क्या? ये रिलायबिलिटी ऑन फुल स्केल इज इक्वल टू 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट प्लस ओवर 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट होता है। स्प्लिट हाफ का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप किस क्राइटेरिया के बेस पर टेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। एक ही कंसेप्ट के डिफरेंट आइटम्स, टेस्ट आइटम्स
प्रिपेयर किए जाते हैं और फिर इवैल्यूएट करते हैं कि इनके दरमियान कितनी रिलायबिलिटी है। इसके लिए हम कूडर रिचर्डसन फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर आपको डिटेल्ड वीडियो बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं और इस पर हम अपनी बात को कंक्लूड भी करेंगे कि रिलायबिलिटी पर वो असरअंदाज होते हैं। कौन-कौन से फैक्टर हैं जो रिलायबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं, असर रखते हैं? नंबर 1 है हमारे पास लेंथ ऑफ द टेस्ट। अगर टेस्ट लंबा होगा और उसमें टेस्ट आइटम ज़्यादा होंगे तो जनरली ज़्यादा रिलायबल होगा। मिसाल के तौर पर आप किसी स्टूडेंट से एक वर्ड के स्पेलिंग पूछते हैं तो उसे आ जाएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप उसी स्टूडेंट से 10 वर्ड्स के स्पेलिंग पूछें तो रिज़ल्ट आपके ज़्यादा रिलायबल होंगे। नंबर 2 है हमारे पास रेंज ऑफ द टैलेंट्स। डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स जिनका मेंटल लेवल और मेंटल प्रोसेसेस डिफरेंट हों, आप उन पर टेस्ट को कंडक्ट करें तो रिज़ल्ट आपके ज़्यादा रिलायबल आएँगे। नंबर 3 है हमारे पास टीचिंग कंडीशंस। टीचिंग कंडीशंस भी डिसाइड करती हैं कि रिज़ल्ट्स कितने रिलायबल होंगे। नंबर 4 है हमारे पास डिफ़िकल्टी ऑफ द टेस्ट। अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो रिज़ल्ट रिलायबल नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा तब भी रिज़ल्ट रिलायबल नहीं होंगे। इसलिए टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि बैलेंस हो। बैलेंस टेस्ट आपको ज़्यादा रिलायबल रिज़ल्ट्स देगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।